नमस्कार, जय हिंद। आप बच्चों का वापस से हार्दिक स्वागत है। हमने नंबर्स की जर्नी से इतना तो समझ लिया है कि अगर नंबर्स के जरिए हम लोग नेचर को ऑब्जर्व करें और उससे बात करें तो नेचर अपने लॉज को हमें खुद ब खुद दिखाता है और हम उन लॉज को समझने के बाद अपने आप को और ज्यादा इवॉल्व कर पाते हैं। यही है नेचर से बात करने का सही तरीका। इस जर्नी के अंदर हम लोगों ने शुरुआत करी थी नंबर्स के साथ, जिसको हमने शुरुआती दिनों में क्वांटिटी के लिए जिसको हमने बनाया था या डिस्कवर किया था। उसी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हमारी ऑब्जर्वेशन, हमारी क्यूरियोसिटी की वजह से जब आगे बढ़ी तो हम लोगों ने नेगेटिव नंबर्स को देखा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिस्कवर किया, या इन शॉर्ट कहूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिस्कवर किया। ज्योमेट्री की नीड पड़ी हमने ज्योमेट्री पे स्टडी करना स्टार्ट किया। पाइथागोरस हो, चाहे पाई हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, हर चीज हम लोगों ने नेचर से बात करके डिस्कवर करी है। और यही चीज हमें बताती है कि चीजें कितनी आसान है, हमको सिर्फ सही रास्ता चुनने की जरूरत है। और उसी रास्ते में आगे बढ़ते हुए जब हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कवर कर लिया, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज जिन्हें हम रटना रटना प्रेफर करते थे क्योंकि हमें राइट डायरेक्शन का पता नहीं था, उन चीजों को भी हम लोगों ने नेचर में ऑब्जर्व करके डिस्कवर किया। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टैन ए प्लस बी और जितने भी फॉर्मूलाज आपके 11th ग्रेड में आते हैं, हर चीज हम लोगों ने कैसे ढूंढी? सिंपली नेचर से बात करके, दैट्स इट। सिमिलरली अब हमारी क्यूरियोसिटी, जब नेचर से बात करके हमें चीजें समझ आ रही हैं तो हमारा इंटरनल मोटिवेशन और क्यूरियोसिटी अपनी चरम सीमा की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर रहा है। और हमारे मन में ख्याल आया कि जब ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हमने राइट एंगल ट्रायंगल से डिस्कवर करी है, क्या हो अगर वो एक नॉन राइट एंगल ट्रायंगल के साथ हम उसे ऑब्जर्व करें तो क्या उसके अंदर कुछ होगा जो हमें नेचर दिखाएगा? तो सवाल का जवाब बड़ा सिंपल है, अगर होगा तो नेचर जरूर दिखाएगा। हमें सिर्फ ऑब्जर्व करने वाला बनना है और नेचर से डिस्कवरी नेचर खुद ब खुद हमें प्रोवाइड करेगा एज अ रिवॉर्ड, एज अ गिफ्ट कह लो या एज अ रिवॉर्ड कह लो। क्योंकि आपने नेचर से बात करी, नेचर आपको ज्ञान देकर जाएगा। तो हमारे मन में यह ख्याल आया कि ट्रिग्नोमेट्री को नॉन राइट एंगल ट्रायंगल के साथ जोड़ते हैं। और एक नॉन राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या चीज होती है जो राइट एंगल ट्रायंगल से उसे अलग करती है? और वो है कि उसके अंदर एक राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल नहीं होता है। लेकिन फिर हम अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस का, अपने ब्रेन के पास जो इंफॉर्मेशन है उसका इस्तेमाल करें तो हम किसी भी नॉन राइट एंगल ट्रायंगल को, नॉन राइट एंगल यानी कि जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का ना हो, ऐसे ट्रायंगल में हम चाहें तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करके उसको दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और जैसे ही हम इसे राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री यहां पर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की खोज राइट एंगल ट्रायंगल्स में हुई थी। और अगर ट्रिग्नोमेट्री यहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं तो नॉन राइट एंगल ट्रायंगल के साथ ट्रिग्नोमेट्री अब एक साथ खड़े हैं। और अब जरूरत है बस हमें ऑब्जर्व करने की और देखते हैं नेचर से हमें क्या प्राप्त होता है। तो हमने इसी धारणा के तहत इस नॉन राइट एंगल ट्रायंगल को ट्रिग्नोमेट्री के साथ ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम ह्यूमन स्टैंडर्ड्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम अगर कहें कि ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है, तो हम स्टैंडर्ड्स इसलिए बनाते हैं ताकि हर इंसान के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो सेम, वो किसी भी इंसान के लिए गलत नहीं होता है। बट शर्त यह है कि आपने किसको ए माना, किसको बी माना, किसको सी माना। ठीक है, क्या वो स्टैंडर्ड्स हम दोनों के सेम है? अगर सेम है तो हमारे फॉर्मूलाज भी सेम दिखेंगे और हमारी जो स्टडी है वो आप समझ पाओगे और आपकी स्टडी को हम समझ पाएंगे। तो इससे हमारे लिए आसानी होती है। तो नॉन राइट एंगल ट्रायंगल के लिए या फिर किसी भी ट्रायंगल के लिए एक सिंपल सा एक स्टैंडर्ड बनाया गया कि ए वर्टेक्स के सामने जो लाइन है उसकी लेंथ हम लोग लेंगे स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि अगर कोई लेंथ स्मॉल ए से रिप्रेजेंट की जा रही है ट्रायंगल में तो वो वर्टेक्स कैपिटल ए के सामने वाली लाइन होगी। सिमिलरली बी के सामने ये लाइन है तो ये वाली लाइन स्मॉल बी से रिप्रेजेंट की जाएगी। इट इज जस्ट अ स्टैंडर्ड। क्योंकि मान लो मैं इसको ए ले लेता हूं, आप इसको बी ले लेते, आप सॉरी मैं इसको ए ले लेता हूं, आप इसको ए ले लेते हो, तो हमारे स्टैंडर्ड्स अलग अलग है। फॉर्मूलाज तो हम लोग दोनों ही सही बनाएंगे, लेकिन मेरा ए बी की जगह पर होगा आपके फॉर्मूले में और आपका बी मेरे ए की जगह पर होगा। तो इससे क्या होगा, सेम फॉर्मूला होने के बावजूद भी वो डिफरेंट नजर आएगा और एक कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। सो दैट इज वाई ये स्टैंडर्ड हम लोग फॉलो करेंगे। और ये वाली साइड बन जाती है स्मॉल सी। तो ये देखो, इस स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करके अब हम लोग स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करेंगे नॉन राइट एंगल ट्रायंगल को ट्रिग्नोमेट्री के साथ। ट्रिग्नोमेट्री की पहली नीड थी कि राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो हमने इस नॉन राइट एंगल ट्रायंगल को एक राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया। ये एंगल है एंगल बी, ये एंगल है एंगल कैपिटल सी, और ये पूरा एंगल है एंगल कैपिटल ए। ठीक है, और ये बन जाता है हमारा 90 डिग्री की लाइन बन जाती है। अब बात आती है ऑब्जर्व करने की, तो हम क्या कर सकते हैं? सॉरी, हाँ, अब बात आती है कि हम कर क्या सकते हैं।
हम वही तो कर सकते हैं जो नेचर का एल्गोरिदम है। जो ज्ञान आपके पास मौजूद है उस ज्ञान का इस्तेमाल करो, ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। कुछ होगा तो नेचर दिखा देगा, कुछ नहीं होगा तो नेचर नहीं दिखाएगा। तो अपनी नो नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं हमें यहां पर क्या मिलता है। तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल ये आता है, मैं इसको डी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो मेरे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल आते हैं, एक आता है ट्राइंगल ए बी डी एंड दूसरा आता है ट्राइंगल ए सी डी। मेरे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल आते हैं और अब बारी है इनको ऑब्जर्व करने की। तो अगर मैं देखूं इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, ध्यान से अगर देखा जाए, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एडी लेंथ जो है वो कॉमन है। और ये कोई याद करने वाली बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है, नथिंग एल्स। क्योंकि यहां पे क्लियरली दिख रहा है, ये मैंने नहीं बनाया है, ये मुझे नेचर में नजर आ रहा है कि एडी लेंथ इन दोनों ट्राइंगल में सेम है। तो मतलब उसकी लेंथ तो कॉमन ही रहने वाली है, सेम ही रहने वाली है। तो हमने एडी पर अपना फोकस शिफ्ट किया और हमने देखा कि यार एडी को अगर मैं देखूं तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, पहला ये है, दूसरा ये है। तो पहले ट्राइंगल में अगर मैं देखूं तो अगर हम एक ट्राइंगल लेते हैं, अपने ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान लेते हैं और अगर इसकी लेंथ मान लेते हैं हम के है और ये एंगल थीटा है, ये लेंथ एक्स है, ये लेंथ वाई है, ठीक है। ये बेसिक क्विक रिवीजन जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट एक क्विक रिवीजन। तो एक्स अपॉन में के, ठीक है, ये होगा कॉस थीटा के बराबर बेस टू हाइपोटेनस, और वाई अपॉन में के होगा मेरे पास साइन थीटा परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस, ठीक है। एंगल के साथ बड़ी लाइन हाइपोटेनस, छोटी लाइन आपकी बेस होती है जो कि स्टैंडर्ड है। तो मेरे पास एक्स आ जाता है, के को यहां ले जाओ, के कॉस थीटा, यहां से हटा दो, यहां से हटा दो, वाई आ जाता है के साइन थीटा। तो सिमिलरली यहां मैं लिख सकता हूं कि ये के साइन थीटा इसकी लेंथ होगी और इसकी लेंथ होगी के कॉस थीटा के बराबर। तो अगर हम देखें तो इस हिसाब से जो ज्ञान हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, उस ज्ञान के हिसाब से एडी की लेंथ आएगी मेरे पास, इसको अब हम मिटा देते हैं। एडी की लेंथ आएगी हमारे पास सिंपली एडी इज इक्वल टू, पहले वाले ट्राइंगल के हिसाब से देखें तो ये लेंथ है स्मॉल सी, एंगल है बी, तो ये आएगा मेरे पास सी साइन कैपिटल बी। ये लेंथ आएगी मेरी एडी की, ठीक है। सिमिलरली दूसरे ट्राइंगल में देखें तो एडी की लेंथ आएगी बी, इसकी लेंथ है, एंगल यहां पर सी है, तो बी साइन कैपिटल सी। और ये दोनों लेंथ तो सेम ही है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं और नेचर ने हमें एक नया समीकरण एज अ गिफ्ट या एज अ रिवॉर्ड, क्योंकि हमने उससे बात करी, दिया। तो मैं यहां कह सकता हूं कि सी साइन बी इज इक्वल टू बी साइन सी। और फिर यार यहां पे नजर आया सी कैपिटल बी स्मॉल बी, क्यों ना बी और सी को एक साथ रखा जाए। तो यहां पे हमें नजर आया कि मैं यहां पर सी को इस साइन सी से डिवाइड कर देता हूं, कैपिटल सी से, और इस स्मॉल बी को साइन बी से डिवाइड कर देता हूं। मैंने कहा यार ये तो एक पैटर्न की तरह नजर आ रहा है, ठीक है। नेचर के अंदर आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कुछ खोज लिया है? यकीन मानो इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर पैटर्न ना हो। मैथमेटिकल पैटर्न आपको नजर आएगा, और यहां पर देखो हमें एक पैटर्न नजर आ रहा है, सी अपॉन में साइन सी, बी अपॉन में साइन बी। और आगे चल के इसी की मदद से हम लोग फिजिक्स के अंदर जब फोर्स को, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को स्टडी कर रहे होंगे तो एक चीज है जिसको हम रट्टा मारते हैं, वो है लैमीज थ्योरम, जो कि कहता है, ये एक ईस्टर एग है आप लोगों के लिए कि हम फ्यूचर में क्या पढ़ेंगे। अगर F1 फोर्स इधर है, F2 फोर्स इधर है, F3 फोर्स इधर है, ये एंगल F1 के सामने जो एंगल है वो θ1 है, F2 के पीछे सामने जो एंगल है वो θ2 है, और इधर θ3 एंगल है। तो F1 अपॉन में साइन θ1 इज इक्वल टू F2 अपॉन में साइन θ2 इज इक्वल टू F3 अपॉन में साइन θ3। इस ज्ञान तक हम लोग कैसे पहुंचे होंगे? कुदरत की इन्हीं खोजों की मदद से तो पहुंचे होंगे। और अगर आप देखो सी अपॉन में साइन सी, यहां पे F1 अपॉन में साइन θ1, F2 अपॉन में साइन θ2, क्या ये सिमिलर लुकिंग है या नहीं है? हम इस चीज को एज अ शॉर्टकट ट्रिक याद करते हैं, जबकि नेचर से हम इसको डिस्कवर खुद ब खुद कर सकते हैं। हमें सिर्फ ऑब्जर्व करने वाला बनना है और कुछ नहीं, ठीक है। बड़ी बड़ी चीजें बहुत आसानी से डिस्कवर होंगी, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन की राह चुन लो और फिर देखो मजा कितना आएगा। अब मैंने कहा कि यार सी अपॉन में साइन सी, बी अपॉन में साइन बी नजर आ रहा है, मैंने एंगल ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, तो क्यों ना मैं, अगर मैं एंगल बी के साथ ऐसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, तो यहां पे मैं देखूं ए साइन, ये वाली जो लेंथ होगी, मान लेते हैं इसको ई ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए साइन सी, और ये वाली लेंथ हो जाएगी सी साइन ए। और यहां पे जो समीकरण, जो काम यहां किया है, सेम ऐसा काम करेंगे तो यहां पे मुझे मिलेगा सी अपॉन में साइन सी इज इक्वल टू ए अपॉन में साइन कैपिटल ए, ठीक है। जो ये किया वही यहां पर किया, और देखो हमें ये नया समीकरण मिल गया। और इस हिसाब से अगर अब मैं इन दोनों को ऑब्जर्व करूं तो मैं यहां पे क्लियरली लिख सकता हूं सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू ए अपॉन साइन ए। तो इसका मतलब ये और ये भी इक्वल है, ये इक्वल है, और ये इक्वल है, तो इसका मतलब ये भी इक्वल हो जाएंगे। और हमने एक नई चीज ढूंढ ली कि एक नॉन राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर
ट्रिग्नोमेट्री के साथ एक समीकरण है, यानी कि एक रिलेशन है जो कि निकल कर आया। लेंथ ए जो है यानी कि बीसी साइड जो है वो डिवाइड बाई उसके सामने का जो एंगल है साइन कैपिटल ए इज इक्वल टू बी अपॉन में साइन कैपिटल बी इज इक्वल टू सी अपॉन में साइन कैपिटल सी। ये समीकरण हमें कुदरत ने एज अ रिवॉर्ड दिया जस्ट बिकॉज कि हमने उससे बात करी। तो पढ़ाई बहुत आसान हो सकती है, हमें सिर्फ बात करना स्टार्ट करना है। नेचर हमें खुद ब खुद कुछ ना कुछ अगर होगा तो ठीक है, जो कि नेचर में ऑलमोस्ट हर जगह मौजूद है। सिर्फ डिस्कवरी करने वाला बनना है, यानी कि बात करने वाला बनना है। डिस्कवरी नेचर से खुद ब खुद हो जाएगी। और देखो ये कितनी आसानी से हमने डिस्कवर कर लिया। अब हमने कहा कि यार क्या इनके अंदर और कोई रिलेशन मौजूद है। तभी वो खांसी जुकाम की वजह से तबीयत में थोड़ी सी वो प्रॉब्लम है, तो खांसी को इग्नोर करना। हाँ, तो अब क्या इसमें और कोई रिलेशन मौजूद है? एक तो हमने ढूंढ लिया, तो हम तब तक ढूंढेंगे जब तक हमें कुछ नया मिलना बंद नहीं हो जाता है। तो हमने कहा कि यार और क्या देख सकते हैं, तो हमने पहले इस लाइन को यहां से हटा देते हैं, इस चीज को, ताकि हमारा फिगर एज इट इज हो जाए जो स्टार्टिंग में था। ठीक है, तो अब हमने कहा क्या ए बी सी के अंदर कोई समीकरण मौजूद है? क्या ए बी सी के अंदर कोई समीकरण मौजूद है? क्या कोई रिलेशन मौजूद है इनके अंदर? ऐसी क्यूरियोसिटी जागी, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको करके देखा जाए। तो हमने देखा कि यार सी साइन थीटा के साथ तो हमने कर लिया, बी साइन थीटा के साथ हमने कर लिया, सी कॉस थीटा के साथ देखते हैं। सी कॉस थीटा, इस लेंथ को देखते हैं, यहां से यहां तक की लेंथ और यहां से यहां तक की लेंथ। तो हमें एक समीकरण नजर आ रहा है कि ये प्लस ये ए के बराबर है, ये प्लस ये तो आपका ए के बराबर है। तो क्यों ना इस समीकरण के जरिए कुछ ऑब्जर्वेशन की जाए। तो हमने कहा चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सी कॉस एंगल क्या है? बी है, कैपिटल बी, प्लस ये लेंथ तो हमने लिख ली, प्लस अब ये लेंथ लिखते हैं जो कि होगा बी कॉस एंगल सी, स्मॉल बी कॉस एंगल कैपिटल सी इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। हम नहीं बनाएंगे, नेचर में दिख रहा है कि ये ए के बराबर है, तो इक्वल टू ए। ठीक है, हमने लिख दिया। अब ये भी एक समीकरण ही तो है, ये भी एक नई खोज ही तो है हमारे लिए। और फिर हम फर्दर और ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें याद हमने थोड़ी देर पहले खोज करी थी कि सी, ये वाली लेंथ जो है हमारे पास है सी साइन एंगल बी, यानी कि ये वाली लेंथ इज एडी के बराबर है, एडी लिख देता हूं यहां पर, इज ऑल्सो इक्वल टू बी साइन सी, स्मॉल बी साइन कैपिटल सी। तो अब आगे क्या किया जाए? क्या एबीसी के अंदर कोई रिलेशन और मौजूद है? क्या कुछ ढूंढा जा सकता है? तो हमें कभी भी अगर कोई नई चीज खोजनी होगी ना, तो हमें उस ज्ञान पे फोकस करना है जो आपको ऑलरेडी पता है। और हमें यह पता है कि कॉस और साइन अगर हमारे पास हैं, तो 10th क्लास में हम लोगों ने एक समीकरण ढूंढ चुके हैं ऑलरेडी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 के बराबर होता है। तो साइन और कॉस जब भी हमें नजर आता है, इतने 10th में हमने क्वेश्चन करे, मोस्टली सारे क्वेश्चन इसी से मिलजुल के बने हैं, क्योंकि जो खोज चुके हो सवाल भी तो उसी के ऊपर बनाया जा सकता है ना। तो इस चीज की हमें ऑलमोस्ट एक प्रैक्टिस है क्वेश्चंस के जरिए। तो उसी प्रैक्टिस को, यानी कि उसी ज्ञान को जो हमारे पास मौजूद है, हम इसको देखें। तो अगर ये कॉस स्क्वायर बी होता और ये साइन स्क्वायर बी होता, तो हम इन दोनों को ऐड करते, तो कॉस स्क्वायर सी कॉमन आ जाता वहां पर, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी हमारा 1 बन जाता। हमने कहा ओके, तो क्यों ना हम अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके कुछ करके देखते हैं और हमें कुछ मिल जाए। तो हमने कहा यार चलो इनको स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि पहले इसको स्क्वायर करें, तो ये आएगा सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी, यानी कि ये और ये दोनों इक्वल है ना, तो दोनों को हमने स्क्वायर कर दिया। ओके, अब इसको स्क्वायर किया हमने, तो हमारे पास आएगा सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी प्लस 2bc कॉस बी कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ऐड किया, तो हमें जो नजर आ रहा है आगे बढ़ने से पहले, देखो हम चीजों को उस तरह ढूंढ रहे हैं जैसे एक इंसान पहली बार ढूंढता है। तो हमें यहां पर जो चीज नजर आ रही है अगर उसको देखें, तो बी स्क्वायर, बट अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं इस पहली इक्वेशन को और दूसरी इक्वेशन को, तो ये और ये तो ऐड होके कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी 1 बना लेंगे। लेकिन यहां पर कॉस स्क्वायर सी जो है और यहां पर साइन स्क्वायर सी जो है, ठीक है, वो ये कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, ये साइन स्क्वायर सी इक्वल टू के राइट साइड में है। तो अगर इसको मैं इधर लेकर आऊंगा, तो बी स्क्वायर कॉमन आएगा, तो यहां बचेगा कॉस स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर सी। ठीक है, और इसका तो हमारे पास अभी समीकरण नहीं है। हाँ, हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इस चीज को और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन फिर ख्याल आया, ठीक है, कि यहां से भी एक समीकरण मिल सकता है, क्योंकि गलत तो हमने कुछ किया नहीं है। लेकिन अगर हम सोचें कि व्हाट इफ ये बी कॉस सी अगर इस साइड होता,
तो ये माइनस में चला जाता, माइनस बी कॉस सी बन जाता। और फिर अगर हम स्क्वायर करते तो हमारे पास ये भी नहीं आता, हमारे पास कॉस बी और कॉस सी दो चीजें आ रही हैं, ठीक है। लेकिन यहां डालता तो सिर्फ एक ही एंगल आता, कॉस सी के बराबर आता, सिर्फ कॉस सी आता। क्यों आता? क्योंकि ए स्क्वायर ए माइनस समथिंग है तो उसका स्क्वायर करते ना हम लोग, इसलिए वैसा आता। तो हम कर क्या रहे हैं अभी? हम सिर्फ और सिर्फ अपने ज्ञान के जरिए चीजों को और बेहतर ढंग से देखने के लिए इवेल्युएट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इस चीज को जनरली ये बात बतानी इसलिए जरूरी थी। चीजें कॉम्प्लिकेटेड तब होती हैं जब हम ये सोचने लगते हैं कि, और जो एक गलत आदत हमें अपने एजुकेशन सिस्टम से, स्कूल्स और कोचिंग से लगी है, कि टीचर्स की हर बात को मेमोराइज करना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ ये देखना है कि मैं इस वक्त नेचर से बात कर रहा हूं, तो आपको सीखना है सिर्फ नेचर से बात करना, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। ट्रस्ट भी अपने आप हो जाएगा और चीजें मुश्किल नहीं, इंटरेस्टिंग लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? ये सिर्फ और सिर्फ मेरी अपने आप से करी गई एक बात है कि इसके जरिए मैं, हम किस, अभी अपने आप को किस जगह रखकर देख रहे हैं। हम अपने आप को इस वक्त उनकी जगह रखकर देख रहे हैं जो पहली बार चीजों को खोज रहे होंगे, ठीक है। तो अगर वो पहली बार चीजों को खोज रहे होंगे तो क्या वो अपने आप से इस तरह से बात नहीं कर रहे होंगे? खोज जो इंसान पहली बार कर रहा है और जो बच्चा उस चीज को पहली बार पढ़ रहा है, दोनों की परिस्थिति सेम टू सेम ही तो है। तो अगर हम पढ़ाई के दौरान उस खोजकर्ता की तरह अपने आप से बात नहीं करेंगे, इवेल्युएट नहीं करेंगे, तो क्या हमारा ब्रेन उनकी तरह ग्रो करेगा? नहीं करेगा। इंस्टेड हम एक प्रोसेस को याद करना स्टार्ट करेंगे तो हमारे लिए गलत मतलब हैबिट बनेगी हमारे ब्रेन के अंदर, जिससे हम कभी एक खोजकर्ता यानी कि एक डिस्कवरी करने वाला पर्सन, एक इनोवेशन करने वाला पर्सन नहीं बन पाएंगे। तो यही यही वो चीज है जो हमें समझना है। अगर मैं चाहता तो मैं ऑलरेडी आपको कहता कि इसको यहां लिख दो, इसको यहां लिख दो, फिर सॉल्व करो, वो रिजल्ट आ जाएगा। बिकॉज आई ऑलरेडी नो कि करना क्या है, मुझे ऑलरेडी पता है। लेकिन मैंने ये क्यों किया? ताकि आपको बस ये बता सकूं ताकि आपको सिर्फ ये बता सकूं कि जो इंसान पहली बार खोज रहा होता है ना, उसको कुछ नहीं पता है कि आगे करना क्या है। तो हम भी अगर ऐसे चीजों को प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस क्यों करना है? हम कोई गधा या घोड़ा थोड़ी है कि प्रैक्टिस करके हमें वो हैबिट बनानी है। हमें चीजों को एक्चुअली में समझना होगा कि हमें एक खोजकर्ता इंसान बनना है, हमें अपनी लाइफ में एडवेंचर चाहिए। हमें चीजों को इस तरह सीखना है ताकि हम सीखें कि सीखते कैसे हैं और आगे चल के वो खोजें जो इस दुनिया में किसी ने नहीं खोजा है। ये बात बस हमें समझनी है, एल्स एवरीथिंग इज वेरी इजी। कोई भी इंसान जब पहली बार ढूंढ रहा होगा तो उसने मल्टीपल मिस्टेक्स करी होंगी, तभी तो जाके वो फाइनल रिजल्ट तक पहुंचा होगा। इसीलिए तो कहा जाता है एवरी मिस्टेक इज योर वन स्टेप टूवर्ड्स योर सक्सेस। हर गलती आपकी कामयाबी की तरफ बढ़ाया गया एक कदम होता है। तो इस कदम के अंदर जो हमने अभी किया, इसमें भी कोई काम गलत नहीं किया, क्योंकि जो पता है वही कर रहे हैं। लेकिन जो इक्वेशन बनकर आएगी, जो फाइनली रिजल्ट आ रहा है, वो एक कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट दिखेगा, ठीक है, जो कि एक्चुअली में एक रियल समीकरण है, ठीक है। लेकिन जब हम दूसरे तरीके से आगे बढ़ेंगे, जो कि हमें इसलिए नजर आया, वो भी क्यों नजर आया? हमने नहीं किया, नेचर दिखा रहा है, कह रहा है यार इसका काम तो आसान हो गया कि भाई कॉमन आ जाएंगे, वन बन जाएगा, लेकिन ये वन नहीं बन रहा है, तो क्यों ना, ये नेचर नहीं तो दिखाया, क्यों ना इसको भी वन बनाया जाए। तो नेचर आपको आपके रास्ते में जब आप खोज कर रहे होगे ना, तो नेचर आपको गाइड भी कर रहा है, सिर्फ ऑब्जर्वर वाली नजर चाहिए और कुछ नहीं। तो इस रास्ते से आगे बढ़े, समीकरण मिला लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट नेचर ने कहा कि इसको भी तो वन बना सकते हो तुम, थोड़ा अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करो और देखो काम हो जाएगा। तो फिर हमने कहा कि क्यों ना इसको यहां से उठा के यहां ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा सी कॉस कैपिटल बी प्लस बी, सॉरी, इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा आपके लिए ए माइनस बी कॉस कैपिटल सी। अब करो इसका स्क्वायर। चलो ठीक है, करके देखते हैं। और ये सिर्फ एक सोच है, अभी के लिए एक सोच है, क्या ये रिजल्ट में तब्दील होगी वो तो करने के बाद पता चलेगा। तो सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर कैपिटल बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर कैपिटल सी माइनस 2ab कॉस कैपिटल सी। हमने कहा यस। अब देखो, बी कॉस स्क्वायर सी और बी साइन स्क्वायर सी इक्वल टू के राइट साइड में है, राइट साइड में है, और सी साइन स्क्वायर बी और सी कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू के लेफ्ट साइड में है। तो अब इन दोनों इक्वेशन को, इसको लिखता हूं मैं फर्स्ट इक्वेशन, अगर मैं ऐड करता हूं तो लेफ्ट साइड से ऐड हो जाएगा, राइट साइड से ऐड हो जाएगा। तो अब हमारे लिए काम आएगा सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी प्लस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी प्लस, इसको भी साथ में लिख देता हूं, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी माइनस टू ए बी कॉस सी। और अब देखो ये क्यों किया, उसका रीजन भी हमें पता चल गया, हमें नेचर से बात कैसे करनी है,
और इसकी आदत अगर हमें लग जाएगी तभी तो हम आगे चल के नई नई चीजें खोजेंगे ना, जो आज तक किसी ने नहीं खोजी है। और यही तो पढ़ाई का असली रोल है। और ऐसे ही तो हम लोग इवॉल्व कर पाएंगे। तो इसी इवोल्यूशन को देखते हैं हम लोग और देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिला। तो अब अगर मैं फाइनल रिजल्ट लिखूं तो वो ये निकल कर आता है कि सी स्क्वायर यहां पर कॉमन है, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो यहां बचा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर तो एज इट इज लिख दो, प्लस बी स्क्वायर अगर मैं इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेता हूं तो कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी ये भी 1 बन जाएगा। और बचेगा क्या, -2ab कॉस कैपिटल सी। अब देखो मैंने कहा था ना कि नेचर आपको पैटर्न्स दिखाएगा, तो यहां पर भी एक पैटर्न नजर आ रहा है। जब आपने साइड सी, एक साइड चुनी नॉन राइट एंगल ट्रायंगल की, उसका स्क्वायर आपका इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab कॉस सी के बराबर है। ठीक है, कॉस सी के बराबर है। और अब देखो मजेदार चीज, अगर एंगल सी अगर एंगल सी अगर एंगल सी आपका 90 डिग्री होता तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू तो जीरो होती है। ये बन जाता सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस को फिर से ढूंढ लिया गया नॉन राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से, फिर से रीडिस्कवर किया हमने। ठीक है, तो इसका मतलब ये समीकरण एकदम सही है और ये समीकरण एक नॉन राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। और नेचर के अंदर पैटर्न्स होते हैं और इसी पैटर्न को अगर हम कंटिन्यू करें, अभी हमने सी स्क्वायर के लिए ढूंढा, यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके और फिर यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके जब हम सेम काम करेंगे, जो कि आप जरूर करोगे, तो आपको फिर से एक पैटर्न दिखाई देगा कि बी स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac कॉस कैपिटल बी के बराबर, और ए स्क्वायर आएगा आपके पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc कॉस कैपिटल ए। अब देखो पैटर्न, नेचर ऑलवेज शो यू द पैटर्न। ठीक है, और इन पैटर्न्स को हम लोग ट्रिक्स बना देते हैं, ये बहुत गलत चीज है। अगर स्मॉल सी है तो एंगल कैपिटल सी है, अगर स्मॉल बी का स्क्वायर है तो एंगल कैपिटल बी है, अगर ए स्क्वायर लिखा है तो एंगल कॉस के साथ कैपिटल ए आया है। नए समीकरण हम लोगों ने ढूंढ लिए। अब फर्दर देखते हैं हम लोग, यहां पर नेचर से सिर्फ बात कर रहे हैं, नेचर ज्ञान हमें परोसता जा रहा है। तो क्या टैन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा ऐसा कुछ हमें मिल रहा है? तो हम देखते हैं कि यार अब इसमें और मतलब जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, साइन है, कॉस है, टैन है, इन चीजों को अगर हम लोग देखते हैं तो टैन थीटा अगर मैं टैन बी को लेता हूं तो वो बनता है मेरे पास सी साइन बी अपॉन में सी कॉस बी। देखो ये लेंथ कितनी आती है, सी कॉस बी, और ये लेंथ आती है सी साइन बी। तो उन दोनों को लिखा तो ये यहां पर टैन बी ही आ गया, सी से सी यहां पे कैंसिल हो गया। तो हमने कहा यार ये तो सेम टू सेम ही आ गया। तो फर्दर समीकरण और नहीं दिख रहे हैं अभी, लेकिन क्या पता हो अभी मौजूदा ज्ञान से जब मैं और समीकरण ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, मौजूदा ज्ञान से, जितना ज्ञान अभी मेरे पास है उसके हिसाब से मैं इन दो चीजों को ढूंढ पाया हूं। और इन्हीं चीजों को हम लोग आज के टाइम पे ना एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल बता के, जो एक सच्चाई है वो ये, एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल बता के बच्चों को डराते हैं कि देखो जेई मेंस और एडवांस में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और फिर हमें ये फॉर्मूलाज याद करवाए जाते हैं। जबकि अगर आप सिंपली, ये आपसे सवाल है, आप डिकोड करके देखो, आपने ये अभी तक का वीडियो लेक्चर देखा, क्या ये इतना मुश्किल है कि इन जैसी चीजों के लिए हमें जेई से डरना चाहिए, जेई मेंस एडवांस इन सबसे डरना चाहिए? नहीं, ये तो हम खुद भी खोज सकते थे। इट्स जस्ट कि हम लोगों को लगता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड चीज है, बट एक्चुअली में इस चीज को कैसे ढूंढा, सी साइन थीटा बी साइन थीटा इक्वल है, ये लेंथ बराबर है, नेचर में दिख रहा है, और ये डिस्कवर हो गया। ये कैसे ढूंढा, ये इसका ये लेंथ प्लस ये लेंथ आपके इस लेंथ के बराबर है, और थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन में आगे पीछे करके हमने नेचर के अंदर इन चीजों को ढूंढ लिया। लो एक और फॉर्मूला जो दुनिया आपको चिपकाती है या डराती है जिससे, ठीक है, कि ये देखो ये है जेई मेंस और जेई एडवांस का लेवल। ठीक है, तो अब हमारे को ये नजर आ रहा है, तो क्यों ना मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, क्योंकि ए बी सी तीनों नजर आ रहे हैं, एक पैटर्न और ढूंढते हैं। तो हमने कहा कि यार चलो तीनों को ऐड कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको भी ऐड करो, तो ए दो बार है, बी दो बार है, सी दो बार है, तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, और इन सबको एक साथ लिखो -2ab कॉस सी -2ac कॉस बी -2bc कॉस ए। ठीक है, अब ये डबल है, ये सिंगल है। ठीक है, तो अगर इसको इधर ले आता हूं तो एक एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कट जाएगा, और ये सारे माइनस में, इसको दूसरी तरफ लेके चलते हैं, तो यहां पर बचेगा क्या, इन सबको इधर ले आता हूं, 2ab कॉस सी, क्योंकि ये इस साइड आ गया तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2bc कॉस ए प्लस 2ac कॉस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस एक फॉर्मूले के लिए हम लोग एक्चुअली में ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं
जिनसे क्वेश्चंस आपके जेई मेंस एडवांस में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और क्योंकि ये हमारे 11 12th या इवन छोटी क्लासों में हमारे सिलेबस में है ही नहीं, ये मतलब बोर्ड्स के अंदर नहीं आता है, तो हम कोचिंग्स क्या करते हैं कि इन चीजों को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता के आपके ज्यादा नंबर आएंगे, आपका बच्चा सुपर स्मार्ट और इंटेलिजेंट बन जाएगा, ऐसा बोल के इन चीजों को जो कि आप चाहते तो ट्रिग्नोमेट्री जब आपने 10th में सीखी थी, 10th क्लास से बड़ी ट्रिग्नोमेट्री हमने नहीं लगाई है, इवन 10th ग्रेड में आप डिस्कवर कर सकते थे अगर सिर्फ ऑब्जर्व करो तो। फियर का बिजनेस नहीं करना चाहिए, इनोवेशन का बिजनेस करना चाहिए, थिंकिंग पावर को एनहांस करने का बिजनेस करना चाहिए। ये दरख्वास्त है मेरी स्कूल्स एंड कोचिंग से। हमें डराना नहीं है, हमको तो बच्चों को फियरलेस बनाना है, क्योंकि चीज एक्चुअली में बहुत आसान है। और इसी चीज को प्रूव करने के लिए मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कंसिडर करता हूं, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जेई एडवांस 2021 में आया था। क्यों ना हम उस क्वेश्चन को एक्सप्लोर करें। एडवांस के क्वेश्चन या मेंस के क्वेश्चन में क्या ही फर्क होता है? क्या उसमें अलग साइंस मैथ पूछेंगे? नहीं, जो साइंस है वही साइंस रहेगी वहां पर भी। एडवांस और मेंस में बस इतना डिफरेंस है, एडवांस में क्वेश्चंस में कैलकुलेशन को थोड़ा छोटा रखते हैं, बनाते ही ऐसे हैं। एडवांस में थोड़ा लेंथ लंबा कर देते हैं ताकि बच्चे उस लंबाई को देख के घबराएं, फियर आए। हर कोई आपको डराना ही चाहता है, लेकिन डरना क्यों है भाई? साइंस तो बहुत आसान है, मैथ्स तो बहुत आसान है, तो डरना नहीं है। इस ज्ञान की मदद से हम ये सीखेंगे, आपको दो तीन चीजें और क्लैरिटी मिलेगी कि हमें क्वेश्चंस को कैसे एक्सप्लोर करना चाहिए, प्लस क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करके भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा, कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती है, जब तक हमारे पास नॉलेज नहीं है तभी तक वो हमारे लिए मुश्किल है। अगर कोई सवाल मैं नहीं कर पा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सवाल कठिन है, इसका मतलब ये है कि मुझे उस सवाल से जुड़ा हुआ ज्ञान अभी पूर्ण रूप से मेरे को ज्ञात नहीं है, मेरे पास उसकी पूरी नॉलेज नहीं है। एज सिंपल एज दैट। बाकी रही बात कि ज्ञान होने के बाद भी अगर सवाल नहीं होता है तो इसका कारण होता है सिंपली हमारे दिमाग में बैठा हुआ डर, जो बार बार ये कहता है कि ये चीज मुश्किल है, ये चीज मुश्किल है। तो एक टीजर की तरह, ठीक है, हालांकि मैं वीडियोस को छोटा रखना चाहता हूं, बट इसी पार्ट में अब ये बात आई है तो हम इस चीज को कंटिन्यू करते हैं। और आप ये भी देखोगे कि हम लोग क्वेश्चंस को कैसे एक्सप्लोर करने वाले हैं, और राइट वे ऑफ एक्सप्लोरिंग अ क्वेश्चन कैसे होता है। मेंस एड हो या चाहे एडवांस हो, चाहे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का हो या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का हो, पूछेंगे ये लोग सिर्फ साइंस और मैथमेटिक्स ही। सीधा ना पूछ के बस हाथ कान घुमा के पकड़ेंगे, सीधा नहीं पकड़ेंगे, दैट्स इट। इससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो चीज आसान है उसको अपने मन के अंदर हमें टफ नहीं बनाना है। तो देखो, जो हमने ढूंढा उसी चीज की मदद से हम एक्सप्लोर करते हैं एक ऐसे क्वेश्चन को जो कि जेई एडवांस में आया है, जिसकी सिर्फ लेंथ लंबी हो सकती है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं हो सकता है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते हैं, और आपको यह भी आइडिया लग जाएगा कि स्टेम वेदास के अंदर आप जो एप्लीकेशन में क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करने वाले हो, वो हम कितने नेचुरल वे में ऑब्जर्व करते हुए ही चीजों को सीखेंगे। सो ये आप लोगों के लिए एक ईस्टर एग होगा। इसको भी रब कर देते हैं। अब तो आपको पता चली गया कि हम नॉन राइट एंगल ट्राइंगल पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई एज पर द क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन देख लेता हूं आप लोगों के लिए, यहां पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूं मैं क्वेश्चन का। एक एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, ये नहीं बताया गया है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है या कैसा है, बट ऑब्वियसली अगर एक लेंथ 3 है, एक लेंथ 4 है और एक लेंथ √23 है, जो कि क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा यहां पर, तो ऑब्वियसली पाइथागोरस को ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो इट मींस एक नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है। और नॉन राइट एंगल ट्राइंगल का ज्ञान अभी हम लोगों ने लिया, और जो समीकरण हम लोग ढूंढ पाए वो हमने ढूंढा कि अगर ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है, तो ये वाली साइड जो है वो ए को रिप्रेजेंट करेगी, ये बी को रिप्रेजेंट करेगा और ये सी को रिप्रेजेंट करेगा। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एज पर द स्टैंडर्ड, क्योंकि क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हम ये जो जानते हैं, अगर आप एक क्वेश्चन भी कर रहे हो तो वही ना कर पाओगे जो आपको पता है। तो जो ऑब्जर्वेशन हमने करी है, हमें पता है कि यार ये सवाल पूछ लेते हैं, तो हमने इस चीज को ऑब्जर्व कर लिया है। अब पेपर में सोचना नहीं है, अपनी ऑब्जर्वेशन के बारे में सोचो। पेपर वाले दिन ज्यादा नहीं सोचना है, पेपर से पहले सब कुछ सोच लो, ताकि पेपर में सोचना ना पड़े और इन पेपर्स का स्टैंडर्ड बहुत नीचे आए। आपका ज्ञान आपको सुप्रीम पावर बनाएगा। आपको किसी से डर के आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि डराने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको डरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि चीजें आसान हैं। और देखो कितनी आसान हो गई, मैंने बताया ना, एडवांस का पेपर सिर्फ लेंथ में लंबा हो सकता है, मुश्किल नहीं हो सकता है। और हो सकता है लंबा, क्या पता ये लंबा ना हो, ये छोटा ही हो, ठीक है। तो अगर मैं कहूं जो ज्ञान मेरे पास है उसी को मैं यहां पे लिखता हूं, ए अपॉन में साइन कैपिटल ए इज इक्वल टू बी अपॉन में साइन कैपिटल बी इज इक्वल टू सी अपॉन में साइन कैपिटल सी। और क्या ज्ञान है मेरे पास, और जो मैंने नॉन राइट एंगल ट्राइंगल में सीखा है वो ये है कि कोई भी एक साइड ले लेते हैं, मान लेते हैं सी स्क्वायर ही ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
कॉस कैपिटल सी के बराबर आएगा। उसी तरीके से बाकी के दो भी हम लिख सकते हैं। तो ये रेफरेंस के लिए हमने लिख लिया। तो यही ज्ञान है ना हमारे पास। तो क्वेश्चन भी इसी ज्ञान की मदद से ही बनाया जा सकता है ना। और क्या ही कर सकते हैं, इसी को लोग बोलते हैं साइन रूल, कॉस रूल, और इनको हमें याद करवाया जाता है, जबकि हमने खुद इसको डिस्कवर कर लिया। तो अब अगर एक नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्रिग्नोमेट्री से जुड़ा हुआ सवाल है, जो कि पूछ रहा है कि आपको बताना है आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट ए प्लस कॉट सी अपॉन में कॉट बी, इसकी वैल्यू बतानी है, ये सवाल है। तो ओके, ट्रिग्नोमेट्री है, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है, तो नॉन राइट एंगल ट्राइंगल के साथ जो ऑब्जर्वेशन है उसी के साथ ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो अगर आप एक सवाल भी कर रहे हो तो जो आपको आता है वही कर पाओगे ना, ऑब्वियस सी बात है। तो आप इसके साथ क्या ही कर सकते हो, जो हमने सीखा है, कॉट को हमारे पास यहाँ पे समीकरण साइन और कॉस के फॉर्म में ही है, जो कि हमें पता है। तो इस ज्ञान को मद्देनजर रखते हुए क्या हमें इसको कॉस और साइन में नहीं तोड़ देना चाहिए? क्योंकि अगर सवाल बनेगा भी, लॉजिकली सोचो, रिवर्स इंजीनियरिंग करो, जो ज्ञान आपको दिया गया है आज तक, सवाल भी तो उसी से मिलाया गया होगा। तो इन्हीं चीजों को, ठीक है, इनमें से कोई एक या फिर दोनों, इन्हीं में से किन्हीं चीजों को घुमाया गया होगा इस तरीके से कि वो इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाए। और हमें तो ठीक इसका उल्टा करना है, इनको घुमा के ये बना दिया, हमें इसको वापस से रिवर्स इंजीनियरिंग करके यहां तक लेकर आना है ताकि हमारा काम हो जाए। तो क्यों ना हम रिवर्स इंजीनियरिंग करें। और क्योंकि मुझे साइन और कॉस के फॉर्म में ही समीकरण दिखे हैं नॉन राइट एंगल ट्राइंगल में, तो मैं खुद सेल्फ लर्नर की तरह कैसे सोचूं, यार इक्वेशंस मेरे पास कॉस और साइन के फॉर्म में ही है, और मेरे से पूछा है कॉट, चलो इसको कॉस में कन्वर्ट करते हैं और साइन में कन्वर्ट करते हैं, जो कि मुझे पता है, कॉस अपॉन में साइन लिख दूंगा। तो हमने यहां पर क्या किया, कॉट ए को लिख दिया हमने सिंपली कॉस ए अपॉन में साइन ए। ठीक है, क्यों किया ये भी हमें समझ आ गया है। तो मैंने यहां पे लिखा कॉस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है, प्लस यहां पे लिखा मैंने कॉस सी अपॉन में साइन सी, होल डिवाइडेड बाय कॉस बी अपॉन में साइन बी। ठीक है, अब देखो, अब ये एक स्टेप नहीं लग रहा होगा आपको, अब ये आपको समझ आ रहा होगा कि यार ये स्टेप थोड़ी था, जो पता है वही कर सकते हैं, इसीलिए तो हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया है ना। इनको एज अ स्टेप याद करने के बजाय हमें समझना होगा कि ये स्टेप्स नहीं है, ये एक्चुअली में हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस है। हमें बस इंटेलिजेंस लगाना है। अगर हम स्टेप मान के कर रहे हैं तो हम इंटेलिजेंस नहीं लगा रहे हैं, तो फिर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन होगा तो हम कर लेंगे, नहीं हुआ तो वहां पे कौन काम कर पाएगा, वहां पे वही काम कर पाएगा जो इंटेलिजेंस का यूज करेगा। तो हमें इंटेलिजेंस का यूज करना है। क्यों इसको इसमें लिखा, रीजन, क्योंकि हमें साइन और कॉस के फॉर्म में ही समीकरण डिस्कवर किए हैं हमने नॉन राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, इसलिए किया। तो अब बारी आती है कि क्या किया जाए। तो अब हम क्या करते हैं, इसको इसको साथ में लिखते हैं। ठीक है, क्यों लिखते हैं, हर जब आप देखो पेपर वाले दिन, एग्जाम वाले दिन आपको कुछ ना सोचना पड़े ना, इसलिए आज सब कुछ सोचो, तभी आपके वो पेपर का लेवल ये एकदम नीचे चला जाएगा। ठीक है, और वो कैसे होगा कि ये और ये क्यों लिखें, क्योंकि अगर मैं अपने ज्ञान पे फोकस करूं जो मेरे पास ऑलरेडी है, आज सीखने में टाइम देना है ना, इसलिए सारी चीजों को ऑब्जर्व करो। साइन साइन साइन, अगर इन चीजों को देखूं तो यहां पे क्लियरली नजर आ रहा है कि अगर इन दोनों को एक साथ देखूं तो ए अपॉन बी मेरे पास साइन ए अपॉन में साइन बी नजर आ रहा है, और यहां पर साइन ए साइन बी साइन सी साइन बी नजर आ रहा है, और ये अपॉन में ही है। ठीक है, तो क्यों ना इसको अलग अलग कर दिया जाए, क्यों ना इसको अलग अलग कर दिया जाए। तो हम इसको ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि यहां पर साइन ए अपॉन में साइन बी या साइन बी अपॉन में साइन सी मैं निकाल सकता हूं, इसलिए मैंने ये सोचा कि इनको अलग अलग लिखते हैं, क्योंकि मैं रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा हूं, ये मिस्ट्री को ढूंढने की तरह ही होता है। ठीक है, क्योंकि साइन ए अपॉन में साइन बी जहां मुझे नजर आएगा मैं उसको ए अपॉन बी लिख दूंगा, और इनकी वैल्यूज तो मुझे पता ही है। तो क्या पता, यहां पे ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यही रास्ता सही है, क्योंकि मैं आपको जनरल आइडिया दे रहा हूं, लेकिन क्या पता इससे मेरे पास साइन ए साइन बी वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाएगा, ए अपॉन बी के फॉर्म में या बी अपॉन सी के फॉर्म में। ठीक है, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा तो हम वैल्यूज लिख के फाइनली इसका आंसर निकाल पाए। ऑप्शन है ये हमारे पास अभी, लेकिन और यही रास्ता सही क्यों हो सकता है, क्योंकि उन लोगों ने जब सवाल बनाया होगा ना, इन्हीं का इस्तेमाल करके ये डिजाइन किया है, तो इसको रिवर्स करके हमें यहीं पहुंचाना है। तो जो पता है उसी पे फोकस करते हैं, उसी को अप्लाई करते हैं। तो उसी के लिए हमने सोचा कि कॉस ए अपॉन में हम लोगों ने साइन ए। अब देखो, जो हम हमेशा सोचते हैं ना कि हमने ऐसा क्यों किया, उसका जवाब भी हमें मिल गया है। क्योंकि कोई भी चीज अगर बनाई गई है तो आपकी नोन नॉलेज का इस्तेमाल करके ही बनाई गई है, तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप भी जब सेल्फ स्टडी करोगे तो आप अपने आप से पूछोगे, भाई तूने ये किया तो ऐसा क्यों किया, उसके पीछे का रीजन दो, अपने आप को सेटिस्फाई करो, तब फिर आगे बढ़ो। इससे ही आपकी पढ़ाई आसान होती है। तो कॉस ए अपॉन में साइन ए को मैं डिवाइड करता हूं कॉस बी अपॉन में साइन बी से, प्लस कॉस सी अपॉन में साइन सी
को मैं डिवाइड करता हूं कॉस बी अपॉन में साइन बी से, ठीक है। दिस डिवाइड बाई दिस इज इक्वल टू, बेसिकली ये क्या बन जाएगा, मैं यहीं पे लिख देता हूं, इसको हटाता हूं, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई साइन बी अपॉन में कॉस बी। अब ये बेसिक छोटी क्लासों की बात है ये, ठीक है, ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्लस लगाता हूं और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूं साइन बी अपॉन में कॉस बी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लिख दिया और यहां से इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो देखो इनको जब मैं अलग अलग कर दूंगा तो वो ये बन जाएगा। अब यहां पर क्लियरली मुझे एक बात तो नजर आ रही है कि यार साइन बी अपॉन में साइन ए मुझे नजर आ रहा है और इसका ज्ञान मेरे पास है। तो अगर बी अपॉन ए है तो ये बन जाएगा बी अपॉन ए, अगर करना है तो इसको यहां लेके जाते, इसको ये रहने देते, बी अपॉन ए बन जाएगा। तो क्यों ना इसको लिख दिया जाए बी अपॉन ए डॉट कॉस ए अपॉन में कॉस बी प्लस बी अपॉन सी। तो यहां पर क्या बन जाएगा बी अपॉन सी, ठीक है, बी अपॉन सी डॉट कॉस सी अपॉन में कॉस बी, ठीक है, सॉरी। तो ये बन जाएगा। अब यहां पे अगर मैं देखूं, जो ज्ञान मेरे पास मौजूद है उसकी मदद से अगर मैं देखूं तो क्या नजर आ रहा है, बी बी कॉस बी कॉस बी, ये तो कॉमन दिख रहे हैं, तो क्यों ना कॉमन ले लिया जाए, बी अपॉन में कॉस बी मल्टीप्लाई कॉस ए अपॉन में स्मॉल ए प्लस कॉस सी अपॉन में स्मॉल सी। स्मॉल सी नजर आ रहा है, ठीक है। चलो, तो अगर मैं यहां पर अब देखूं तो मुझे यहां पर एक चीज देखने को मिल रही है कि अब क्या किया जा सकता है, ठीक है, सोचने वाली बात है। अब क्या किया जा सकता है, बी अपॉन में कॉस बी हो गया, कॉस ए अपॉन में ए हो गया, कॉस सी अपॉन में सी आ जाता है। तो अब क्या कर सकते हैं, तो कॉस सी को अगर मैं देखूं, ठीक है, कॉस ए है और कॉस सी है, इन समीकरण का अगर मैं इस्तेमाल करूं तो, क्योंकि इससे क्या होगा, ए बी और सी जो है मेरा, ठीक है, वो ए बी सी में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। सोचो, जो पता है बस उसी का इस्तेमाल करना है। तो अगर मैं इन चीजों को देखता हूं, कहां पे रब करूं, ठीक है, चलो इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना है, इसको रब कर देते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं देखूं तो क्या कर सकते हैं, तो अब यहां पे ए सी, चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो देखते हैं क्या आता है, बी अपॉन में कॉस बी, बी अपॉन में कॉस बी मल्टीप्लाई ए सी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर आएगा सी कॉस ए, सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, ए कॉस सी डिवाइड बाई ए सी, डिवाइड बाई ए सी, ठीक है। चलो अब इसको भी रब कर देते हैं और यहां से भी चीजों को रब कर देते हैं, ठीक है, ताकि अपने पास जगह रहे। अब अगर हम देखें तो सी आ गया, ए सी आ गया, तो अब इसको क्या करते हैं, बी सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी से मल्टीप्लाई करते हैं, बी सी कॉस ए प्लस ए बी कॉस सी। ओके, नेचर का पैटर्न, और यहां देखो चीजें नजर आ रही हैं, डिवाइड बाई ए सी कॉस बी, ठीक है, ये नजर आ गया। अब देखो ये स्माइल क्यों आई पता है चेहरे पे, बिकॉज हमने देखो रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली उस क्वेश्चन की, जो कि पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कॉट ए प्लस कॉट सी डिवाइड बाई कॉट कॉट बी को। और अब देखो बी सी कॉस ए बी कॉस सी और ए सी कॉस बी, ध्यान से देखो, जो हमने आपके पास ज्ञान मौजूद है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए होता है, बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी होता है, और सी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी होता है। और अब देखो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, बीसी कॉस ए, ध्यान से देखो, बीसी कॉस ए बी कॉस सी, ए बी कॉस सी और ए सी कॉस बी, ए सी कॉस बी। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आपका जो सवाल बनाया जाएगा वो उसी ज्ञान की मदद से बनाया जाएगा जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। एंड सी, हम लोगों ने भी उन चीजों को डिस्कवर कर लिया। तो अगर मैं इसको यहां ले आऊं, तो अगर मैं बीसी कॉस ए को देखूं, बीसी कॉस ए को देखूं और आगे 2 लगा दूं, ठीक है, 2 लगा देता हूं, तो एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं, काम आसान हो गया हमारे लिए, क्योंकि वो कॉमन लेके 2 से 2 कट ही जाएगा। तो 2bc cos a किसके बराबर है, इस a को यहां ले जाना होगा और इसको यहां लाना होगा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये इक्वल है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली 2ab cos c किसके बराबर होगा, तो अब यहां पे फाइनल रिजल्ट लिखते हैं। डिस्कवरी तो हमने कर डाली ना अपने ज्ञान की मदद से, और क्वेश्चन सॉल्व करना भी ठीक उसी प्रोसीजर की आपको आदत तो डलवा रहा है, ऑब्जर्वेशन की, और वही चीज तो आपको सिखा रहा है कि ऑब्जर्वेशन के जरिए अपने नो नॉलेज की मदद से आप उस अननोन को खोज सकते हो।
जो कि आपको पता ही नहीं है, अननोन है इसीलिए पता नहीं है, और इनके बीच में रिलेशन बना सकते हो। कोई भी चीज अगर आएगी तो आपकी नॉन इंफॉर्मेशन की मदद से ही आप नई चीज खोजते हो, और वही प्रोसीजर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से भी हमें समझ आया। तो 2bc कॉस ए, 2bc कॉस ए की जगह मैं लिखता हूं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस, ठीक है, 2ab कॉस सी, ए बी कॉस सी होगा, अगर इसको यहां लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो यहां पे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2ac कॉस बी, ac कॉस बी यानी कि ये रहा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो कुछ कट रहा है ऊपर, सी स्क्वायर से तो सी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, और यहां पे तो कुछ कट ही नहीं रहा है, तो ये बन गया 2b² अपॉन में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस एबीसी के फॉर्म में रिजल्ट आ गया है, यानी कि ये बन गया है, ये बन गया है, और जब ये बन गया है तो इनकी वैल्यूज तो मौजूद ही है हमारे पास। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए, एक्सप्लेनेशन अगर नहीं देनी होती तो 3 से 4 मिनट में हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, इंक्लूडिंग आवर थिंकिंग रूल। और ये क्वेश्चन जेई एडवांस का वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन माना जाता है। बट सोच के देखो, एक ऑब्जर्वेशन के जरिए, जो कि बड़ी ही आसान है, कितनी काबिलियत गेन करी हम लोगों ने, और एक टफ लगने वाला क्वेश्चन जिसको दुनिया बोलती है कि ये टफ क्वेश्चन है, कितनी आसानी से सॉल्व हो रहा है। क्यों ना इसकी वैल्यू को अब रखते हैं यहां पर। तो बी क्या है हमारे पास, 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा आपके लिए 32, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर यानी कि 9 प्लस सी स्क्वायर यानी कि 23 माइनस बी स्क्वायर यानी कि 16। तो 32 अपॉन में 19 प्लस 9, सॉरी 19 कह रहा हूं, 9 प्लस 23 ये बन जाएगा आपके लिए 32, और 32 माइनस 16 हो जाएगा आपके लिए 16। तो ये डिवाइड किया 16 से, आंसर आ गया 2। और पता है एक मजेदार बात बताऊं, ये ज्ञान हम लोगों ने 10वीं की नॉलेज जितनी थी उसी की मदद से ले सकते थे, और जब उसी ज्ञान की मदद से हम जेई एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो पढ़ाई मुश्किल नहीं है। एक भी चीज ऐसी नहीं आई जो हम नहीं कर सकते थे। और नहीं कर सकते थे का मतलब ये नहीं है कि अगर हम टीचर्स नहीं बताते तो आप नहीं कर सकते थे। ट्रस्ट मी, एक बार जरा सोच के देखो, सेल्फ लर्नर बनना है ना, तो ये बात आपको पूछनी होगी कि अगर मैं एक ऑब्जर्वर होता, अगर मैं चीजों को राइट वे में पढ़ रहा होता, तो ये सब काम तो मैं खुद भी कर सकता हूं, ठीक है। और अगर हम टीचर्स बच्चों को इस तरह पढ़ाएंगे तो वो ऑब्जर्वर भी बनेंगे, प्लस उनके वक्त को हम सही वे में यूटिलाइज कर पाएंगे। हम लोगों को आप बच्चों के लिए कैटलिस्ट बनना है, ठीक है। हमने सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन के रास्ते ही आपको पढ़ाना है, आपको ऑब्जर्वेशन के रास्ते पढ़ना है। ऑब्जर्व करने में वक्त लगता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन के रास्ते अगर हम आपको पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे तो होगा क्या, आप रफ्तार में वही सीखोगे जो सही मायने में आपको सीखना चाहिए, और फिर आप आगे चल के वो खोजोगे। हमारे पास करोड़ों में बच्चे हैं, हर बच्चा अगर ऑब्जर्वर बनने के हिसाब से चलेगा आगे, तो अगर 1 करोड़ में से मान लेते हैं 10 लाख बच्चे भी, मैं 10% ले रहा हूं, 10% बच्चे भी अगर थिंकिंग माइंडसेट के साथ ग्रो करते हैं, तो 10 लाख बच्चे एवरी ईयर आगे चल के, 10 लाख की वो पॉपुलेशन जो आगे चल के बढ़ेगी, उनमें से 10 लाख बच्चे 10 लाख आइडियाज पे काम कर रहे होंगे। और 10 लाख आइडियाज में से, ये तो मैं बेयर मिनिमम लेके चल रहा हूं, 10% आइडिया यानी कि 1 लाख आइडियाज भी अगर वर्क कर जाते हैं ना, उन 1 लाख आइडिया का भी 10% अगर, ये मैं बेयर मिनिमम से बेयर मिनिमम जा रहा हूं, मैं तो चाहता हूं कि 1 करोड़ के 1 करोड़ बच्चे ऐसा करें, ठीक है। लेकिन अगर 10,000 आइडियाज भी वर्ल्ड लीडिंग आइडियाज बन गए, ठीक है, और उनसे ऐसे बिजनेसेस हमारे देश में आ गए 10,000, ठीक है, कुछ चंद इनोवेशन के जरिए ही एक कंट्री डेवलप्ड कंट्री है, कुछ कंट्री सिर्फ पेट्रोल बेच के इस दुनिया में डेवलप्ड कंट्री बन गई है, और हमारे पास होंगे 10,000 न्यू इनोवेटिव आइडियाज। तो सोचो हमारे देश के अंदर कितना ज्यादा ग्रोथ आएगी, इनोवेशन आएगा, पूरी दुनिया उस इनोवेशन को जब यूज करने आएगी ना, हमारी इकोनॉमी यूं 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 बढ़ जाएगी, और हम उन सारी कंट्रीज से ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। ये है एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट राइट वे ऑफ एजुकेशन का। और जब ऐसी चीजें हमारे देश में खुलनी स्टार्ट होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में नहीं होगी, और सबसे बड़ी बात, हम वर्ल्ड लीडर बनेंगे, हमें दुनिया से झुक के रहने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। फिर जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा बच्चा तो यूएस गया है, हमारा बच्चा जर्मनी गया है, तब वहां के लोग क्या करेंगे, यूएस के लोग क्या करेंगे, अरे हमारा बच्चा तो, आवर चाइल्ड इज बिन वॉकिंग इन इंडिया। तो ये सोचो कितना प्राउड मोमेंट होगा हमारे लिए। राइट वे ऑफ एजुकेशन से हम पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, उस छाप को छोड़ने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इवॉल्व करना है। आपका इवोल्यूशन, न्यूटन सर ने सिर्फ अपने आप को साइंस के जरिए इवॉल्व किया था, उनके द्वारा खोजी गई डिस्कवरीज ने पूरी ह्यूमैनिटी को इवॉल्व किया। फोकस सिर्फ अपने आप पे रखो,
अपने आप को इवॉल्व करो, आप खुद ब खुद आपको पता भी नहीं चलेगा, पूरी दुनिया इवॉल्व कर दोगे बाय योर इनोवेशन। दिस इज हाउ दिस थिंग वर्क्स, ये ऐसे ही काम करता है और यही है नेचर का सही तरीका चीजों को समझने का, ऑब्जर्वर बनने का। तो ये दरख्वास्त आप बच्चों से है, ऑब्जर्वेशन के रास्ते पढ़ाई करो, और टीचर से है, ऑब्जर्वेशन के रास्ते पढ़ाना है हमें। ठीक है, सो इस वीडियो को यहां एंड करते हैं। आगे और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है। हम इमेजिनरी नंबर आई को भी नेचर में डिस्कवर करने वाले हैं। फॉर्मूला नहीं, डिस्कवर करने वाले हैं, आई को हम लोग डिस्कवर करने वाले हैं। सो इस वीडियो को यहां एंड करते हैं। आप प्लीज जुड़े रहिए अपने दोस्तों को स्टेम वेदास यूट्यूब चैनल पर और एप्लीकेशन पर लेकर आओ, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग एप्लीकेशन पर एक्सप्लोर करेंगे और वहां पर आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा मुझसे कम्युनिकेट कर पाने का, कनेक्ट कर पाने का, प्लस लेक्चर्स को यूट्यूब पर रैंडमली मिलते हैं, प्लस यहां पर डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है, बट एप्लीकेशन में चीजें सीक्वेंस में मिलेंगी आपको, क्वेश्चंस भी सीक्वेंस में मिलेंगे, क्योंकि ज्ञान से ही ज्ञान मिलता है, उसी कनेक्टिविटी में हमें आगे बढ़ना है। और चीजें मैं वहां पर रेगुलरली अपलोड कर रहा हूं, डालता जा रहा हूं। आप आओ, सीक्वेंस को देखो और साथ में जुड़ के एक ऐसी कम्युनिटी बनाते हैं जो इस पूरे कंट्री को, अपने भारत देश को इवॉल्व करेगा और वर्ल्ड लीडर बनाएगा। सो इस वीडियो को यहां पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।